जय श्री राम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। मैंने अपने 10th क्लास के लिए जो फर्स्ट लेक्चर मैंने बनाया था जिसमें इंट्रोडक्शन था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नाम के चैप्टर का। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो अब देख लेना। आज हमारा सेकंड लेक्चर है उसी चैप्टर का और आज हम सीखेंगे, अब तक हमने जाना क्या, अब तक हमने दो चीज़ें जानी। एक जाना फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस, और जो केमिकल चेंज है वही एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमने वो जाना। केमिकल रिएक्शन में आज हमको पढ़ना है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए। माने कोई केमिकल रिएक्शन चीख चीख के बोले कि मेरी रिएक्शन के अंदर अंदर ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, कैसे वो इन्फॉर्मेशन उसमें डाली जाए, कैसे वो इन्फॉर्मेशन उसमें लोड की जाए, आज सीखते हैं। और 3 पॉइंट्स इसके लिए हमको पढ़ने होंगे। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है मेकिंग रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। तो आज हमारा यही गोल है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में। तो टॉपिक्स कवर्ड, टॉपिक्स कवर्ड जो आज होंगे, या फिर इसको हमको लिखना चाहिए टॉपिक्स टू बी कवर्ड, एक ही बात है। और ये टीसी से कई लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, बेहतर रहेगा, वरना बाद में लोग लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में भी लोग पूछा करते हैं कि आखिर टीसी क्या है। इसलिए आप समझ लीजिए टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हमको 3 सब हेडिंग्स में पढ़ना है। ये जो हेडिंग है टॉपिक की, इसको 3 सब हेडिंग्स में पढ़ना है। फर्स्ट, शो द फिजिकल स्टेट of reactant and product। हमारे प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को शो करना है। डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। सेकंड पॉइंट हमारा है रिप्रेजेंट हीट चेंज, रिप्रेजेंट हीट चेंज। और थर्ड एंड फाइनल जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो होगा शो द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये हमारा 3 पॉइंट्स हमारे आज के टारगेट में आते हैं। आज के लेक्चर में हमको इन तीनों को ही कवर करना है और फुल डिटेल के साथ कवर करना है। तो बिना देरी किए हुए हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, जिसमें हमको फिजिकल स्टेट को शो करना पड़ेगा, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। आओ चर्चा करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, साइड हटकर आप कॉपी करिए, ठीक है। हाँ जी क्लास, आओ देखते हैं अपने पहले पॉइंट को। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, शो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लास फिजिकल स्टेट जो आप वर्ड देख रहे हो ये वाला, जानते हो फिजिकल स्टेट 3 तरह की थी। आप लोग जब मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़कर आए थे, जब बेसिक्स में हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तब हमने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, राइट। बताई तो 5 थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि 3 अपने बहुत ज़्यादा काम आती हैं।
इसलिए हम 3 पे फोकस करते हैं। पर यहाँ 3 के साथ आपको एक और स्टेट पढ़नी है जो कोई चौथी कोई अलग स्टेट नहीं है, बल्कि उसको बनाया गया है कुछ तरीक़ों से। बताता हूँ कैसे। पहली आती है अपनी सॉलिड फिजिकल स्टेट, जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल एस से, और दोनों ओर लगाते हो ब्रैकेट। एक आती है लिक्विड वाली, लिक्विड के लिए स्मॉल एल लगाते हो और लगाते हो स्मॉल ब्रैकेट। फिर आती है गैस वाली, माने गैसियस, इसके लिए स्मॉल जी आता है और लगाते हो ब्रैकेट। फिर एक आता है एक्वस, इसके लिए आप छोटा ए छोटा क्यू लगाते हो और लगाते हो ब्रैकेट। अब देखो लिक्विड और एक्वस, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? गैसियस में तो गैस होती है, सॉलिड फॉर्म में सॉलिड ठोस होता है, लेकिन लिक्विड और एक्वस इन दोनों में क्या फ़र्क है वो यहाँ पर देख लेते हैं अपन। यहाँ मैंने बना दिया लिक्विड, यहाँ बना दिया मैंने। देखो लिक्विड जब आप लिखते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड एक सोल्यूशन हो। लिक्विड अपने आप में एक सिंगल चीज़ को शो करता है, लेकिन एक्वस अपने आप में एक सोल्यूशन को शो करता है। किसको शो करता है? सोल्यूशन को शो करता है। सोल्यूशन क्या होता है सर? सोल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक सल्यूट जो घुलता है और एक सॉल्वेंट जो घोलता है। माने एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये 2 चीज़ें मिलकर बनाती हैं इसको, सॉल्यूशन को, राइट। एग्जाम्पल समझोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लो एग्जाम्पल लिया मैंने एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या एग्जाम्पल लिया? एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होता है 100% अल्कोहल। इसका मतलब एक होता है कि भाई शराब, अल्कोहल मतलब शराब, उसमें पानी मिला दो तो एक सोल्यूशन बनता है जिसमें अल्कोहल घुल जाती है और पानी उसको घोलता है। लेकिन यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, 100% अल्कोहल है और लिक्विड फॉर्म में पाई जा रही है। 100% अल्कोहल, नो वाटर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेक ऑफ वाटर, मैंने पानी की कमी नहीं है, पानी है ही नहीं, यहाँ पर पानी है ही नहीं, बिल्कुल पानी नहीं है, सिर्फ 100% अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं। और किस फॉर्म में मिल रहे हैं? लिक्विड फॉर्म में मिल रहे हैं। एक एग्जांपल ये। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं अकेला पानी ले लूँ, ओनली वाटर, क्या ले लूँ? ओनली वाटर। यही होता है ना वाटर का फॉर्मूला। जिनको समझ में नहीं आए उनको ये वाटर लिखा हुआ दिखा दिया मैंने। ओनली वाटर, सिर्फ वाटर की बने, वाटर और कुछ नहीं। पानी में कुछ घोला नहीं, पानी को किसी में डाला नहीं, बस पानी, सिर्फ पानी। सिर्फ पानी भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। फिर एक्वस सोल्यूशन क्या चीज़ है? देखो एक्वस में एक शब्द आता है एक्वा। पहले मैं लाइन खींचता हूँ, डिफरेंस क्रिएट करना है ना अपने को। एक्वस में एक शब्द आता है, एक्वस एक वर्ड से आया है जिस वर्ड में छुपा है एक्वा। सुना होगा आपने एक्वामैन, एक्वेरियम, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? पानी से। माने एक्वा शब्द का सीधा मतलब क्या है? वाटर। फिर एक्वस का मतलब सिर्फ पानी है, तो फिर ये भी पानी और ये भी पानी, फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क ये है कि एक्वस सोल्यूशन से जुड़ा हुआ है और सोल्यूशन में एक होता है सॉल्वेंट जो घोलता है और एक होता है सल्यूट जो घुलता है। तो जब भी शब्द एक्वस आपको लिखा हुआ दिखे आज के बाद, आप समझ जाना कि सॉल्वेंट हमेशा पानी रहा होगा, और कोई भी चीज़ जिसको आप इस सॉल्वेंट में मतलब पानी में घोल दोगे वो रहेगा आपका सल्यूट। मतलब अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देते हुए बताऊं कि ये गिलास है, मान लो ये छोटा सा गिलास है और इस गिलास में 100% अल्कोहल भरी है, सिर्फ अल्कोहल भर दी मैंने, और वहीं पर एक ऐसा गिलास मैं ले रहा हूँ जिसमें पानी भी है और अल्कोहल भी है। अल्कोहल और पानी दोनों हैं, यहाँ पर केवल अल्कोहल है, यहाँ सिर्फ अल्कोहल डाली है, ओनली अल्कोहल विदाउट एनी वाटर। जबकि यहाँ पर पानी भी डाला है और अल्कोहल भी डाला है, तो पानी सॉल्वेंट है और अल्कोहल जो पानी में घुलेगी वो सल्यूट है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं एक सल्यूशन, क्योंकि इस सल्यूशन में सॉल्वेंट पानी को लिया गया है और पानी एक्वा नाम के शब्द से जुड़ा हुआ है,
इसलिए एक्वस सॉल्यूशन शब्द इस्तेमाल हुआ। तो ये 4 कंडीशन है। एक्वस और लिक्विड में जो लोग कंफ्यूजन रहता है वो क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे इन फिजिकल स्टेट्स को, ये जो 4 फिजिकल स्टेट्स हैं, इनको एग्जाम्पल में कैसे शो किया जाता है। उसके लिए हम इस स्लाइड को इरेज करेंगे। हटते हैं साइड में, कीजिए कॉपी, करते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसको ए मान लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वाटर का फॉर्मेशन। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ कि वाटर का फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे करते हैं, मैं सिर्फ आपको जो करके दिखा रहा हूँ वो ये है कि मुझे आपको शो करना है कि फिजिकल स्टेट को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखें। आओ देखते हैं। मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दूं तो वाटर बनेगा। अभी यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। एक बात और बता दूं, मैं आपको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं सिखा रहा हूँ अभी, ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जो 3rd लेक्चर हमारा होगा वो रिएक्शन की बैलेंसिंग पर होगा। केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाता है उसी पर हम चर्चा कर रहे होंगे। फिलहाल मैं आपको बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए ये जो बैलेंसिंग हम कर रहे हैं आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको शो करनी है फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी। आओ देखते हैं। यह हाइड्रोजन है, गैस फॉर्म में होती है ना, तो गैसियस के लिए हम क्या लगाते हैं सर, छोटा g और लगाते हैं ब्रैकेट। अभी आपने देखा 2H2 के इस वाले कॉर्नर पे, 2H2 के नीचे और राइट साइड के कॉर्नर पे आपने इस सिंबल को लगाया। ऑक्सीजन भी एक गैस है सर, इसके भी नीचे राइट साइड वाले कॉर्नर पर ऐसा करके आप क्या लगाते हो, एक सिंबल लगाते हो। 2H2O, इसके नीचे राइट साइड पर सिंबल लगाओगे। H2O वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जा सकता है। सर आपने तो एक्वस फॉर्म बताया था ना, अरे भाई मैंने बताया था कि जब वाटर अकेला आ जाए, सॉल्यूशन में नहीं हो, अकेला आ जाए तब वो लिक्विड है। सॉल्यूशन में आ जाए तो पूरे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो H2O अकेला वाटर है, माने किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। समझ में आती है क्या बात? ये 1 तो नहीं लग रहा किसी को? ये लो, अब ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल अपना है, उसमें सब कवर हो जाएगा। एक आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो रिएक्शन बैलेंसिंग पे फोकस मत करो, जब रिएक्शन बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो ऐसी सिखाऊंगा कि सारी तरह की रिएक्शंस आप कभी भी बना सकते हो। वो मंत्र कभी भी चूकता नहीं है, वो फिट होता है एकदम, ऐसी चीज़ सिखाऊंगा। COH का होल ट्वाइस, ये एक्चुअली पानी में घुला हुआ है, माने ये एक्वस फॉर्म में है। अब समझ में आया एक्वस का मतलब? इसके साथ अगर मैं CO2 लगाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस होती है, आप जानते हो, तो 2 चीज़ें बनेंगी। एक बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये सॉलिड की फॉर्म में बनता है। प्लस और क्या, कैल्शियम खर्च हो गया, कार्बन खर्च हो गया, यहाँ से 3 ऑक्सीजन खर्च हो गए यहाँ से, तो अब बचता है H2O का मॉलिक्यूल, माने एक वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा। और वाटर किस फॉर्म में है, जब अकेला है तो लिक्विड। यहाँ भी दिखा दिया आपको, पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। अभी आपको रिएक्शन बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं देना है। क्या ध्यान देना है कि ये जो ये और ये सब क्या है, फिजिकल स्टेट। तो शो करना है फिजिकल स्टेट को रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी। तो आपने रिएक्टेंट के लिए भी शो किया, प्रोडक्ट के लिए भी शो किया, रिएक्टेंट के लिए भी शो किया और प्रोडक्ट के लिए भी शो किया। क्लियर हो गया क्या? अब मैं हटता हूँ साइड में, ये एग्जाम्पल करो कॉपी। इसके बाद अपन चलते हैं सेकंड क्राइटेरिया पर, जिसमें हम जानते हैं कि हीट का चेंज कैसे हो रहा है। क्लियर करो कॉपी। सेकंड क्राइटेरिया माने दूसरा कौन सा तरीका है जिससे आप रिएक्शन में इंफॉर्मेशन को भरोगे। हमारा दूसरा तरीका कहता है रिप्रेजेंट हीट चेंज, माने रिप्रेजेंट हीट चेंज। देखो भाई सुनना,
ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, माने दो प्रकार है रिएक्शंस के। किसके बेस पे? हीट चेंज के बेस पे। पढ़ते हैं दोनों कौन कौन से टाइप्स हैं अपने। एक होता है अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो भाई समझाता हूं मैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, अंतः, अंदर। थर्मिक का वर्ड यहां पर आया है हीट से या फिर एनर्जी से, और रिएक्शन तो आप लोगों को पता है क्या होती है, एक रिएक्शन होती है। माने ऐसी रिएक्शन जिसमें थर्मिक माने हीट का इस्तेमाल हो रहा हो। माने हीट का इस्तेमाल कौन करेगा? जिनको रिएक्शन करनी है। रिएक्शन कौन करेगा? प्रोडक्ट्स? नहीं सर, प्रोडक्ट्स तो बनते हैं, रिएक्शन तो रिएक्टेंट करते हैं। माने जहाँ पर रिएक्टेंट अपने सराउंडिंग से हीट ले लें। मानो अगर मैं रिएक्टेंट हूँ तो मैं हीट कहाँ से लूँगा? सर अपने अंदर से। अरे मेरे अंदर अगर हीट होती तो मुझे हीट की अलग से ज़रूरत क्यों पड़ती? मेरे पास तो पहले से हीट होती, लेकिन हीट नहीं है। अगर मेरे पास हीट नहीं है तो मुझे आस पड़ोस से हीट लेनी पड़ेगी। मतलब अगर रिएक्टेंट अपने एनवायरनमेंट से या अपने सराउंडिंग्स से हीट ले ले, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए अपने सराउंडिंग से हीट को लेना पड़े, उस कंडीशन में आप रिएक्शन को कहते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आती है? चलो इसे लिखते हैं। मैंने ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग्स, ज़्यादा ही वो हो गया, नीचे लिख देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाय सराउंडिंग्स। बात समझ में आई? वहीं पर इसका उल्टा, वहाँ पर एक्सो का शब्द जुड़ा हुआ है एग्जिट से, माने बाहर निकलना। थर्मिक जुड़ा हुआ है हीट से, और रिएक्शन तो आप लोगों को पता है, माने ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट बाहर निकल रही हो। माने रिएक्शन ऐसी जिसमें हीट बाहर निकल रही हो। अब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट तो पार्टिसिपेट करते हैं और बाहर प्रोडक्ट निकलता है। इसका मतलब जो हीट निकलेगी वो प्रोडक्ट के साथ साथ निकलेगी। सही है क्या? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं हीट इज रिलीज्ड बाय हीट इज रिलीज्ड टू सराउंडिंग। जब सराउंडिंग्स से हीट को ले लिया जाए तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक, थर्मिक माने हीट को अंदर लिया जाए, हीट को रिएक्शन में यूज़ किया जाए। और रिएक्शन हीट को नहीं चाहती तो हीट को दूर भगा दे कि मुझे हीट नहीं चाहिए, तो हीट को फेंके, हीट जाओ, हीट गो, हीट जाओ, हीट निकलो यहाँ से, निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ मेरी क्लास से, हीट चली जाओ। माने एक्सो बाहर निकालना, थर्मिक हीट को, रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें थर्मिक मतलब हीट को बाहर निकाला जाए कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? साथ साथ बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया? सर इंडिकेशन, इसका इंडिकेशन कैसे होता है?
जैसा कि आपने अभी देखा, एंडो मतलब अंदर लेना है, माने हीट को कौन लेगा, जो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कौन करता है, प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट। मतलब हीट को प्लस साइन के साथ में रिएक्टेंट के पास लिख दो। सर बात कम समझ में आई, लिख के बताओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो ऐसे लिखो, प्लस हीट, पॉजिटिव साइन के साथ में हीट, माने हीट को ऐड कर रहे हो, प्लस हीट, यूज दिस सिंबल, प्लस हीट एट रिएक्टेंट साइड। आप इस साइन का इस्तेमाल करोगे, प्लस हीट एट रिएक्टेंट साइड। एक एग्जांपल देखोगे तो और समझ में आएगा। मान लो हमने लिया N2 गैस, हमने लिया O2 गैस और साथ में ले ली थोड़ी सी हीट। ये कौन सी फॉर्म है, गैसियस। ये कौन सी फॉर्म है, गैसियस। गौर से देखो, मैंने पहला वाला क्राइटेरिया पूरा कर दिया। पहला क्राइटेरिया क्या है कि सर फिजिकल स्टेट को शो कर दो, ये भी गैस है ये भी गैस है, तो मैंने जी लगा दिया। हीट ऐड की गई है रिएक्टेंट में। जब हीट ऐड करते हो, हीट पॉजिटिव प्लस हीट कहाँ ऐड किया, इसको रिएक्टेंट साइड पर। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा 2NO, और ये भी अपने आप में गैस ही है। क्लियर। तो ये भी गैस है ये भी गैस है। हीट जब इसको दी गई, रिएक्टेंट्स को हीट दी गई, तब प्रोडक्ट अपना बनकर आया। तो इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए क्या हीट का इस्तेमाल हुआ है क्या, हाँ सर। हीट को रिएक्टेंट ने लिया है क्या, हाँ सर। माने हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है क्या, अजी हाँ सर। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इंडिकेशन कैसे होता है, सुनो। जैसे इसमें प्लस हीट लगाई थी रिएक्टेंट साइड पर, ठीक उसी तरीके से एक्सो माने बाहर निकालना है, तो बाहर तो प्रोडक्ट निकल के आता है रिएक्शन में से, तो प्रोडक्ट की साइड पर प्लस हीट लगा दो। माने प्लस हीट, यूज दिस साइन, कहाँ पे, प्लस हीट एट प्रोडक्ट साइड। बात समझ में आती है क्या क्लास। सर इसका भी एग्जांपल बता दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन लो, कार्बन किस फॉर्म में, सर सॉलिड फॉर्म में है, और साथ में ऑक्सीजन गैस को, क्योंकि गैस है तो ऐसा लगा दिया। अब निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, तो यहाँ लगा दिया गैस, इसके साथ हीट भी बाहर निकलती है। तो क्या इस रिएक्शन में से हीट बाहर निकल रही है क्या, प्लस हीट, ये हमने कहाँ लगाया, प्रोडक्ट साइड पे। तो ये इंडिकेशन होता है रिएक्शन में, जब भी रिएक्टेंट की साइड में प्लस हीट लगा हुआ देखो तो समझ जाना ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। रिएक्शन में जब भी प्रोडक्ट की साइड पर प्लस हीट लगा हुआ देखो तो समझ जाना ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्या कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई, नहीं, डिटेल तो अब आएगी। अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस के तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, 3 एग्जाम्पल देखेंगे एक्चुअली, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद अपना थर्ड क्राइटेरिया बताऊंगा क्या है, पर उसको बताना है। पर पहले अपन इन दोनों के उन एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं ताकि आपको और गहराई से समझ में आए। क्लियर। हटता हूँ साइड में, करिए कॉपी, फिर दोबारा इस पे बाद में चर्चा करते हैं अपन। यस क्लास, स्टार्ट करते हैं अपना कि जो अभी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पड़ी थी उनके कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा करनी थी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाँ, हमने रिप्रेजेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी थी, काफ़ी टाइम तक आप लोग हंस लिए होंगे अब तक, हे सर को स्पेलिंग नहीं आती। इतनी पास से देख रहा हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, इट्स ओके, लीव इट, मैंने ठीक कर दिया इसको। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखते जाओ अब।
देखो इसमें फर्स्ट एग्जांपल अपना आता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स का थर्मल डिकम्पोजिशन, मेरी बात सुन लो। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर देकर या फिर हीट देकर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले थर्मल का मतलब बताया था, उसका संबंध टेम्परेचर से भी हो सकता है और हीट से भी हो सकता है। डिकम्पोजिशन मतलब होता है डी माने हटाना, कंपोजिशन मतलब जिन चीज़ों से वो बना हुआ है। अब मेटल कार्बोनेट दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक मेटल से और एक कार्बोनेट से। कार्बोनेट जब आयन मैंने आपको पढ़ाया था तो CO3-2 ये आयन कार्बोनेट आयन कहलाता है। ये हम जानकारी देकर आए थे जब हमने बेसिक्स के लेक्चर 3 के पार्ट 3 में बात की थी। अभी हम बात कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब टेम्परेचर या फिर हीट देकर आप मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करो, मतलब तोड़ो। सिंपल सी बात। अब मैं आपको पहले एक नॉर्मल रिएक्शन बताता हूँ कि मेटल कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है हीट देकर तो क्या प्रोडक्ट बना करते हैं। इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। इसकी मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूँगा। अभी सिर्फ ये सुनो, जब मेटल कार्बोनेट को आप हीट देते हो तो प्रोडक्ट में दो चीज़ें बनती हैं, एक मेटल ऑक्साइड और एक CO2 गैस। ये अपनी रिएक्शन होती है नॉर्मल, माने नॉर्मल ये रिएक्शन देखी जाती है। अब इस रिएक्शन के एग्जाम्पल भी देखने होंगे कि आखिर ये जो प्रोसेस हमने लिखी है ये फुलफिल कैसे हो रही है। और उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो प्लस के साथ में हीट कहाँ लगता है, रिएक्टेंट साइड पे लगता है। ये रिएक्टेंट साइड है, एरो के राइट साइड वाला प्रोडक्ट होता है और लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट की साइड पे आपने प्लस हीट लगाया, इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले लो एक मेटल कार्बोनेट। मान लो मैंने मेटल ले ली, कैल्शियम, कार्बोनेट लिखा CO3। अब CaCO3 मेटल कार्बोनेट है, ये कंपाउंड भी है। मैं ये नहीं बताऊंगा अब आपको कि ये ऐसे ही क्यों लिखा गया, Ca2CO3 CaCO3 के साथ 4 लगा दिया, मतलब यही कॉम्बिनेशन क्यों बना, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको क्रिस क्रॉस मेथड में बेसिक्स में क्लियर करके आ चुका हूँ। तो इसके साथ आपने हीट जोड़ी, माने आपने इसको हीट दे दी। जब आप इसको हीट देते हो तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। देखो होगा क्या हीट देने पर, इसमें से कैल्शियम के साथ में एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, माने कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम एक मेटल है और ये ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड बन गया पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट बनता है CO2 जो कि एक गैस है। ये CaCO3 सॉलिड होता है, ऐसा S लगा दो। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, S लगा दो। CO2 एक गैस होती है, G लगा दो। गौर से देखो, एक कैल्शियम 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, मिलाकर हो गए 3। और यहाँ पर जो एक कार्बन है वो यहाँ के एक कार्बन से सेटिस्फाई हो रहा है, माने बैलेंसिंग हो चुकी है रिएक्शन में। फिर भी मैंने आपको एक बात सिखाई कि आज की तारीख में इस लेक्चर में जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, आप बैलेंसिंग पे फोकस नहीं करोगे, क्योंकि बैलेंसिंग हम आपको 3rd लेक्चर में सिखाएंगे। इसलिए आज रिएक्शन पे नहीं बल्कि रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं उस पर फोकस करो। क्या हमने पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया? हाँ सर, रिएक्टेंट की साइड पर और प्रोडक्ट की साइड पर आपने फिजिकल स्टेट को शो कर दिया। ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था आज के लेक्चर का। सेकंड क्राइटेरिया बोलता है हीट के चेंज को शो करो। हीट के चेंज में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट साइड पर प्लस हीट लिखो, और अगर प्रोडक्ट की साइड पर हीट आती है तो वहाँ पर प्लस हीट लिखो। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का एक एक एग्जाम्पल तो हम पीछे ही देकर आ गए। अब आपको मैं
स्पेसिफिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल बता रहा हूं, तो हर बार हीट को रिएक्टेंट साइड पर जुड़ना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और मेटल कार्बोनेट लेता हूं, एक ये एग्जांपल लिया मैंने, एक और एग्जांपल लेता हूं MgCO3, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड है। इसके साथ जब आपने हीट जोड़ी, क्या जोड़ी क्लास? हीट जोड़ी, तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक मेटल है, इस मेटल का ऑक्साइड बनेगा, माने MgO बनेगा। जैसे ये सॉलिड था वैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड है और साथ में निकल जाती है CO2 गैस। अब आप हो सकता है पूछो कि सर आपको कैसे पता कि इसको हीट देने पर ये दोनों प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं? तो जनाब मैंने आपको एक नॉर्मल रिएक्शन लिखकर बताई है कि जब आप मेटल कार्बोनेट लेते हो और उसे हीट देते हो तो वो इन दो भागों में टूट जाया करता है। तो आपको ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको याद रखना पड़ेगा और इस पैटर्न पर जितनी रिएक्शंस होती हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये बताया कि कैसे डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स हीट का रिएक्टेंट की साइड पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब हीट का इस्तेमाल अगर रिएक्टेंट साइड पर हो रहा है तो ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। बेसिक सी बातें हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं इस पे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल पूरा हो गया है, अब हम सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। हटता हूँ साइड में, कीजिए कॉपी। आइए क्लास, अब हम दर्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस सर लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। देखो कैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट हो गई है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपने देख लिया था अपना मेटल कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखते हो फोटोसिंथेसिस। अब इसकी पूरी डिटेल तो मैं आपको लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में ही दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जितना जानना है वो ये है कि फ़ोटो, आज के बाद जब भी साइंस में ये फ़ोटो शब्द सुनो, चाहे मैथ्स में, चाहे फिर मेरा मतलब चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायोलॉजी में, समझ जाना कि ये फ़ोटो शब्द आया है लाइट से। वैसे तो किसी भी तरह की लाइट फ़ोटो के लिए आ सकती है, पर मेनली इसके लिए सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और सिंथेसिस मतलब होता है जनरली फॉर्मेशन। क्या मतलब है इसका? एक्चुअली इसका फॉर्मेशन पूरा मतलब नहीं है, एक अधूरा मतलब है, बट आप फिर भी फिलहाल के लिए मान सकते हो कि सिंथेसिस है या फॉर्मेशन है, इन दोनों का मतलब फिलहाल के लिए बनाना, माने किसी चीज़ को बनाना है अपने को। ठीक है, तो क्या है ये रिएक्शन? मैं आपको पहले समझाता हूँ खुद की बॉडी से, उसके बाद मैं इसको लिखना बताऊँगा। देखो, मान लो मैं एक प्लांट हूँ। क्या हूँ? एक प्लांट हूँ, है ना, और शक्तिशाली प्लांट हूँ। ठीक है क्या? तो अब करना यह है, अगर मैं एक पौधा हूँ या फिर पेड़ हूँ तो मेरी जड़ें होंगी और ज़मीन जो है, ग्राउंड जो है, वहाँ ग्राउंड में बहुत सारा वाटर होगा, तो मुझे उस वाटर को खींचना पड़ेगा, जड़ें उसको खींचेंगी, राइट। माने पहली चीज़ अपने को चाहिए वाटर। दूसरी चीज़, सर अगर मैं प्लांट हूँ, अगर मैं पौधा हूँ, पेड़ हूँ, तो मेरे पास जो पत्तियाँ होंगी, इन पत्तियों में जो सेल्स हैं, उन सेल्स में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट मिलेगा, राइट। दो चीज़ें, पहला वाटर, रूट से माने नीचे से आपने वाटर, ग्राउंड से आपने वाटर निकाला, लीफ से आपने क्लोरोफिल, एनवायरनमेंट, ये जो एनवायरनमेंट है इसमें से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ी और खा ली, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल मैंने कर लिया। माने तीन चीज़ें हो गई हैं, पहला ग्राउंड से वाटर, लीफ का क्लोरोफिल, एनवायरनमेंट से CO2, और चौथी चीज़ मानो सूरज चाचू जागे, वो जो हीट भेज रहे हैं, वो जो लाइट भेज रहे हैं, लाइट, उस लाइट का इस्तेमाल करना है। इन चार चीज़ों का इस्तेमाल जब मैं करूँगा क्लास, इन चार चीज़ों का इस्तेमाल जब मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा ग्लूकोज। यही तो फोटोसिंथेसिस है। तो डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ तो कुछ ऐसे लिखूँगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज with the help of, क्या क्या हेल्प लेना है सर? CO2 का, और सर वाटर का, और सर क्लोरोफिल का,
एंड सनलाइट का। माने सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये चार चीज़ें मिल जाएं तो जाकर ग्लूकोज बन जाएगा। गौर से देखो, इस रिएक्शन में भी सनलाइट का इस्तेमाल हुआ है और सनलाइट से हीट निकलती है। माने जो हीट है उसका इस्तेमाल ये रिएक्शन कर रही है। माने इस रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, हीट को आपको यूज़ करना पड़ेगा, सराउंडिंग से हीट को खींचना पड़ेगा। समझे? माने जो रिएक्शन हीट का इस्तेमाल करती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन का हिस्सा मानते हैं। बात आई या नहीं आई समझ में बोलो। अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं, माने केमिकली इस रिएक्शन को कैसे शो किया जाता है, ग्लूकोज बनाकर कैसे दिखाया जाता है, उस रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ, है ना। तो शुरुआत कैसे करनी है सर? CO2 की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों इस रिएक्शन के लिए कच्चे माल की तरह है। कच्चे माल को रिएक्टेंट में पहले लिखो, तो 6CO2 प्लस 12H2O। सर यहाँ पर 18H2O भी तो आ सकता था, यहाँ 7CO2 भी तो आ सकता था। मैं फिर कह रहा हूँ क्लास, रिएक्शन की बैलेंसिंग आज नहीं सीख रहे हो, कल के लेक्चर में रिएक्शन की बैलेंसिंग सिखाऊंगा। इसलिए अभी खून मत पियो इस बात को लेकर बार बार। मेरा मतलब क्या बोलती पब्लिक, मेरा ये कहना है अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि किसी रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं। समझे क्या? तो पहला क्राइटेरिया पूरा करो। आओ, ये गैस, सर गैस, लिक्विड, सर लिक्विड, हीट चाहिए ना आपको, हीट, लेकिन इस बार हीट सनलाइट की फॉर्म में है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर आप सूरज चाचू बना दो, ठीक है। अब आपने जो सूरज बनाया है ज़रूरी थोड़ी है सूरज ही है, इसलिए सूरज को बताने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यह सनलाइट है। जैसे ही आप एरो के ऊपर ये लिखते हो कि ये सनलाइट लिखते हो, इसका मतलब आपने ये बता दिया है कि हीट रिएक्टेंट को दे रहे हो, तब जाकर कुछ बनेगा। और यहाँ पर बन के आता है ग्लूकोज, C6H12O6। और ग्लूकोज क्योंकि पानी में घुला हुआ है, अब समझो एक्वस क्यों आ रहा है। ग्लूकोज एक सल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। पानी में जब ग्लूकोज घुल रहा है तो ग्लूकोज पानी मिलने के बाद में सॉल्यूशन बन गया। क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, इसलिए इसे एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। ये बात हम पहले चर्चा में ले चुके हैं। तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं 6 और वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं 6। ऑक्सीजन एक गैस है क्या? हाँ सर, तो गैस लगाओ। वाटर एक लिक्विड है क्या सर? हाँ सर, L लगाओ। क्लियर है क्या? क्लियर हो गई क्या? ये ब्रैकेट में बंद AQ है, एक्वस। क्लियर है क्या? C6H12O6 इसको कहते हैं ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। क्लियर है क्या? ये अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इस रिएक्शन में सनलाइट से निकलने वाली हीट का इस्तेमाल रिएक्टेंट्स ने किया है, तब जाकर ग्लूकोज बनाया है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट रिएक्टेंट साइड पर आ जाए, उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन का हिस्सा मानते हैं। बात समझ में आ गई? ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हटता हूँ साइड में, करिए कॉपी। यस क्लास, लेट्स स्टार्ट। हमारा थर्ड एग्जाम्पल हमारा वेट कर रहा है, आओ उसे कंप्लीट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कहता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आओ बारीकी से जानते हैं इसको। कुछ शब्दों से रूबरू करवाता हूं, आओ। पहला आता है अपना इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो शब्द आया है इलेक्ट्रिसिटी से। कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, कुछ भी बोलो, ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है। और जो लिसिस आया है, जो अपना लिसिस शब्द आया है, ये शब्द आया है ब्रेकिंग से।
माने तोड़ देना, और वाटर तो आपको पता है माने वाटर को तोड़ना है, वाटर की ब्रेकिंग करनी है, वाटर का लिसिस करना है, लिसिस ब्रेकिंग। जब भी बायोलॉजी में या फिर कहीं भी आपको अब लिसिस शब्द दिखे, LYSIS, लिसिस, इसका मतलब समझ जाना ये तोड़ने को कह रहा है, ब्रेक करने को कह रहा है। वाटर का लिसिस करना है मतलब ब्रेकिंग करनी है, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करनी है। एक छोटा सा मिथ है लोगों की नज़रों में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को लेकर कि ये काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी करती है। मैं बताऊंगा आगे एक एग्जांपल देकर कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हाई टेम्परेचर भी आएगा ही आएगा। चलो अब मैं पहले आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रोलिसिस की थोड़ी जानकारी कॉर्नर पे दे देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं छोटा डायग्राम बनाकर मैं आपको बता दूंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया गया है। देखते हैं वापस एक बार, आओ। मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा आपके लिए आज, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर। ये लो, हम खींचते हैं एक लाइन, वर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। उसके पहले मैं 4 चीज़ों से आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। एक, जो आयन है, अब आयन पूछना क्या होता है क्योंकि बेसिक्स में पढ़ा के आ चुका हूँ आयन, ठीक है। आयन 2 तरह का होता है, ये बात तो हम जानकर आए थे। एक कैटायन, एक एनायन। कैटायन में टी लगता है, अच्छा आयन, नाम के अंत में आयन लग रहा है, नाम के अंत में आयन लग रहा है, नाम के अंत में क्या लग रहा है, आयन लग रहा है, नाम के अंत में आयन लग रहा है। तो नाम के अंत में अगर आयन लग रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये दोनों आयन्स हैं। आयन्स 2 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन के लिए कैट में टी लग जाता है तो इसे आप पॉजिटिव आयन के नाम से भी जानते हो। एनायन में एन लग रहा है तो नेगेटिव आयन, माने इसे नेगेटिव आयन के रूप में भी जानते हो। अब एक बात आपने शायद सुनी हो ना सुनी हो, आई डोंट नो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयन्स जैसे 2 तरह के होते हैं, उस तरीके से एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या आता है, इलेक्ट्रोड। अब लोगों को पहले तो ये पता लगना चाहिए कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। इसमें 2 शब्द आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रो, है ना, सॉरी इलेक्ट, एक वर्ड आता है इलेक्ट, इलेक्ट, और एक वर्ड आता है रॉड। क्या वर्ड आता है, रॉड। थोड़ा समझने की कोशिश करना, शब्दों को तोड़कर खुद सीख लिया करो, ये बहुत बेहतर चीज़ होती है। जो रॉड होती है ना, ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह है, ये एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह है, जो और कुछ नहीं है बल्कि एक रॉड शेप की मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर समझते हो। अब कंडक्टर के बारे में पहले बताता हूँ क्या होता है। मेटेलिक का मतलब होता है मेटल, इतना तो पता लग गया होगा। और हम ये भी कहते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बोथ। लेकिन फिर भी हमको कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा एक बेसिक एग्जांपल देकर। आपने जब बस वाले को देखा होगा, मतलब बस में जो कंडक्टर होता है वो अपने गेट पर एक जगह पर खड़ा रहता है और जो पैसेंजर बाहर होता है बस के, उसको सपोर्ट देता है अंदर आने के लिए। माने पैसेंजर को एक जगह से, एक जगह कौन सी, गेट के बाहर, वहाँ से लेकर दूसरी जगह माने गेट के अंदर तक लेकर आ जाता है। तो कंडक्टर क्या कर रहा है, क्या खुद अपनी जगह से हिल रहा है, नहीं, लेकिन खुद की जगह से पास करवा रहा है लोगों को कि आओ तो मेरी जगह से पास होके जाओ, मेरी जगह से निकल कर आगे बढ़ जाओ। माने पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर ला रहा है। समझ गए क्या। मान लो मैं हूँ कंडक्टर, मान लो बस का कंडक्टर हूँ, तो ये एक पैसेंजर है मेरे हाथ में, मान लो इस साइड पे पैसेंजर है। मैंने इसको बोला कि भाई मैं गेट पे खड़ा हूँ, ये मेरा रास्ता है, इस रास्ते से आप चले जाओ, इस रास्ते से आप चले जाओ। क्लियर है क्या। माने पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर लाना, ये कंडक्टर का काम है, समझे।
क्या मैं अपनी जगह से हिला? मैं अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुआ हूँ, डिस्प्लेस नहीं हुआ हूँ, खाली पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले आया। तो यहाँ भी मेटल एक कंडक्टर करता है इलेक्ट्रॉन को पास करवाने का काम। माने इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऐसे बैठा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाएगा, यही मेटलिक कंडक्टर का काम है। तो जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको मेटलिक कंडक्टर कहते हो, वो इलेक्ट्रॉन को पास कराने के लिए बनाई जाती है। ये शब्द किससे आया है? इलेक्ट्रॉन से। किससे आया है? इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है क्या? देखो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें ढूंढने मत बैठ जाना कि ऐसा ही होता है क्या, ऐसा ही होता है क्या। हमको इन सब से मतलब ही नहीं है, ये सब बातें सच में या झूठ हो। हमको इसके काम को याद रखना है, उसके लिए हमने इसको एज अ ट्रिक याद किया है कि इलेक्ट को अलग करो, इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, रॉड को अलग कर दो, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर को या फिर मेटलिक कंडक्टर को शो करेगा। ऐसी रॉड या ऐसा मेटलिक कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन को खुद से पास करवाता हो, उसे ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। आसान हो गया ना काम। इलेक्ट्रोड भी दो तरह का होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कैटायन है पॉजिटिव, उसका अपोजिट कैथोड होता है। क्या होता है कैथोड? नेगेटिव। और एनोड, जैसा कि एनायन होता है नेगेटिव, उसका अपोजिट एनोड होता है। एनायन का अपोजिट एनोड होता है। एनायन नेगेटिव है तो एनोड को रहना चाहिए पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई क्या? अब आप सीखोगे इलेक्ट्रोलिसिस हो कैसा रहा है एक्चुअली। इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अब आप यहाँ पर डायग्राम से सीखोगे कि आखिर इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हो रहा है। सुनना। अच्छा एक बात और बताओ, अगर केटायन पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर केटायन पॉजिटिव है तो वो कैथोड के पास में जाएगा या एनोड के पास में जाएगा? सर केटायन कैथोड के पास में जाएगा। समझ रहे हो? इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो। कैटायन में टी लग रहा है तो पॉजिटिव याद हो गया, एनायन में एन लग रहा है तो नेगेटिव याद हो गया। इसको तो याद करना बहुत आसान है। लेकिन कैटायन सी है, सी से शुरू हो रहा है और कैथोड भी सी से शुरू हो रहा है, तो सी के पास जाना पसंद करेगा। इसका मतलब जैसा इसका चार्ज है उसके अपोजिट इसका चार्ज होना चाहिए, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो कैटायन कैथोड के पास जाता है और ए से एनायन ए से एनोड के पास जाता है। तो अगर एनायन पे नेगेटिव चार्ज है तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होना ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर पाएगा। बात समझ में आती है? अब यहाँ देखो, हमने बनाया एक सेटअप। क्या बनाया? एक बनाया सेटअप। इस सेटअप में हमने लगाए दो इलेक्ट्रोड। अब समझ गए होंगे इलेक्ट्रोड क्या है, मैं दोबारा बताना नहीं पड़ेगा। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और इन इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया है एक सेल के साथ में। इस सेल में बड़ा वाला टर्मिनल जो होता है ना, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव वाला टर्मिनल है। अब होता क्या है, जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है यहाँ से तो करंट फ्लो होता है, यहाँ पहुँचता है। अब इस बर्तन में भरा क्या हुआ है? इस बर्तन में भरा हुआ है पानी। क्यों? क्योंकि पानी का ही तो इलेक्ट्रोलिसिस करना है, माने पानी में इलेक्ट्रिसिटी फेंकनी है। चलो देखो कैसे। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, यहाँ से पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। देखो जिस साइड नेगेटिव वाला पोर्शन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड वही होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो अपने कम इलेक्ट्रॉन वाली जगह पर जाएंगे। बात समझे? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो कम जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। माने इस इलाके में इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ अपने हाई अमाउंट से लो अमाउंट में जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। इस वाली रॉड पर जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं और इस रॉड को नेगेटिव बना देते हैं। नेगेटिव वाली रॉड क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड एक रॉड है, तो इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव वाला हो वो कहलाता है कैथोड। माने ये इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाएगा। समझ में आ गई क्या ये बात?
पॉजिटिव साइड वाला जो टर्मिनल है सेल का, उससे कनेक्टेड इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी रॉड जो पॉजिटिव हो, रॉड माने इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव हो उसको एनोड बोलते हैं। माने ये कैसा रॉड है पॉजिटिव, तो उसको क्या बोलोगे सर, एनोड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इधर भी निकलने की कोशिश करेंगे, या फिर इस वाले इलाके में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इस तरीके से एक करंट को, एक सर्किट को जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बहेगा तो पानी में इलेक्ट्रिक करंट पहुँच गया ना। अब सीखने वाली बात क्या है, क्योंकि इस पानी में H2O है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है सर, H2O, और जब इसको तोड़ते हो आयन्स में, तो एक आयन टूटता है H+ आयन और एक आयन टूटता है OH- आयन। सही है क्या? तो इस पानी में दोनों आयन्स मौजूद होंगे। अब मुझे बताओ H+ क्या है, केटायन या फिर एनायन? सर अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, केटायन में T लग रहा है, ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो केटायन कहलाता है, ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो केटायन कहलाता है। तो H+ एक केटायन है, और केटायन कैथोड के पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये रहा अपना कैथोड, केटायन को बोलो यहाँ चला जाए, तो H+, जितने भी H+ हैं वो सब यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। सही है क्या? जितने भी H+ हैं वो सब यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, और जितने OH- आयन है वो सब यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि OH- क्या है सर, ऐसा आयन जिस पर माइनस चार्ज हो उसे एनायन कहते हैं, और एनायन एनोड की तरफ जाता है। एनोड अपना पॉजिटिव, माइनस चार्ज वाला एनायन एनोड पे चला जाएगा। क्लियर है क्या? चलो ठीक है। अब होता क्या है, एक और चीज़ बताता हूँ। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन को, सॉरी गेन नहीं, रिलीज, गलती से लिख दिया यार। ये देखो, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बड़ा ही लिख देता हूँ, छोटा छोटा अच्छा नहीं लग रहा। देखो, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है, जब पे रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा माने OH-। देखो किसी चीज़ पर अगर माइनस चार्ज है, इसका मतलब उस पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पर, तो पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भूखा है। ये पॉजिटिव चार्ज बोले, रॉड बोलेगी कि OH-, तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो क्योंकि तुम मेरे पास आना चाह रहे हो। OH- बोलेगा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो OH- यहाँ पहुँचेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। एक OH- के पास एक माइनस है, तो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक माइनस चार्ज आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा
एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और फिर हमारे पास बनकर आएगा। जो बनकर आएगा उसके लिए बेहतर रहता है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, बहुत अच्छा रहता है। ये बैलेंसिंग में सीख जाओगे। अगर 2 OH हैं, मतलब एक OH पे 1 माइनस का चार्ज, तो 2 OH पर 2 माइनस के चार्ज, तो 2 माइनस का चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो इसका सारा माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा और इस पर बचेगा 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। सर कैसे, समझ में नहीं आया? देखो थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ, समझ जाओगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा होता कि एक OH और दूसरा भी OH है ना, इसका माइनस चार्ज माने 1 इलेक्ट्रॉन, इसका माइनस चार्ज माने 1 इलेक्ट्रॉन, उसको तो मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं। इनमें से भी जो ये अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेती हैं। तो आप यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो और प्लस जो अपना एक ऑक्सीजन एटम बच रहा है, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन एटम अच्छा नहीं रहता, बहुत एक्टिव फॉर्म में रहता है वो। इसके बजाय आप ऐसा कर लो कि O2 लिख लो और इसके आगे 1/2 लगा लो। इसका मतलब क्या है कि सर O2 का मतलब तो 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, तो 2 पहले लिखा 2 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड भी तो कर रखा है 1/2। O2 के साथ में 1 है, माने कुछ भी नहीं है, तो O2 डिवाइड बाय 2। O2 मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम, 2 ऊपर लिख दिया, डिवाइड में 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया, 2 से 2 कट गया तो 1 आया, माने यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। ये चीज़ और सीखोगे बट नॉट नाउ इन बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, समझे? अभी हम इसको मिटा देते हैं, इतना आप समझ गए होंगे, बड़ी बेसिक सी बात है ये। कुल मिला के जो एक ऑक्सीजन का एटम था उसे सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखना होता है। उस मॉलिक्यूल के आगे 1/2 से मल्टीप्लाई जब करते हो तो अपने आप ये मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो टोटल एटम की संख्या कितनी है? 2। डिवाइड कर रहे हैं किसका? 2 का। ये O2 क्यों लिखना पड़ा है? बस तो एक ही ऑक्सीजन का एटम रहा है ना। O2 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन को सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो एक्टिव फॉर्म में होता है, रिएक्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आप O2 की फॉर्म में लिखते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ताकि ये स्टेबल बना रहे, ज़्यादा रिएक्ट ना करे। और क्योंकि एक ही ऑक्सीजन का एटम है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने के बाद में, O2 लिखने के बाद में, इसके आगे अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब O2 में 2 का डिवाइड कर लो, तो ऑक्सीजन के 2 एटम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, माने ऑक्सीजन का 1 एटम शो हो रहा है इस पूरी एंटिटी से, इस पूरी मात्रा से आपको ऑक्सीजन का 1 एटम शो होता हुआ दिख रहा है। ये बात सबको आसानी से समझ में आ गई होगी। ये चीज़ें मैंने इसको शो करने के लिए लिखी हैं। और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो H+ इस माइनस वाले रॉड पे गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं। H+ बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन का भूखा हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो ना। तो ये H+ जब जाएगा इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन से आने वाला नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन से आने वाला नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा। अब हाइड्रोजन भी गैस है, तो गैस को एक एटम के फॉर्म में मत छोड़ो, यहाँ पर 2 लगा दो, स्टेबल हो जाता है। तो H2 गैस बन रही है। यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन के एटम है, इसका मतलब यहाँ पर 2 H+ होने चाहिए थे। अगर यहाँ 2 H+ हैं, एक H पर 1+, तो 2 H पर 2+ होंगे। 2+ को स्टेबलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इसलिए आप यहाँ पर भी 2 लगा दो। बाकी रिएक्शन की बैलेंसिंग आपकी कल आपको सिखा देंगे, उसमें आप टेंशन मत लो। अभी अपनी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इसी पॉइंट में एक पॉइंट और बच रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया, राइट। फिर मेरा आपसे एक एग्जांपल है, आपने मूवीज़ देखी होंगी या फिर आपने घर में भी अब रॉड का इस्तेमाल किया होगा, जिससे आप पानी को गर्म करते हो। कुछ लोग गैस पे गर्म करते हैं, कुछ लोग रॉड से गर्म करते हैं, है ना, कुछ लोग चूल्हे पे भी गर्म करते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो लोग जो रॉड से गर्म करते हैं पानी को, तो वो रॉड क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट पानी में भेज रही होती है। उसको आप हाथ लगाते हो तो उसमें से करंट आता है, इसलिए मना किया जाता है कि उसमें हाथ मत लगाओ। तो उस करंट की वजह से वो पानी सिर्फ गर्म हो पाता है, वो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में उड़ क्यों नहीं जाता। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट से ये सब कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक करंट ये काम करेगा,
एक्चुअली। और मूवीज़ में आपने देखा हो जैसे जानी दुश्मन सनी देओल की आपने देखी होगी, उसमें अरशद वारसी साहब को वो जो दूसरे मुझे नहीं पता नाम उनका जो विलन है उस मूवी के, वो जब मार रहे होते हैं करंट से, तो ऐसे आकाश में ऐसे आसमान में ऐसे ओम भट स्वाहा ऐसे करके करंट लेते हैं और एक अंगुली से पानी में करंट डाल देते हैं। तो वो सब जो करंट डाल रहे होते हैं पानी में, वो पानी पूरा का पूरा स्विमिंग पूल ऊपर क्यों नहीं उड़ गया गैस की फॉर्म में? इलेक्ट्रिक करंट से तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस बन रही है, तो सारा पानी वेपराइज क्यों नहीं हो गया? क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बल्कि हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी और हाई टेम्परेचर जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, तब जाकर वाटर, अकेला वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। बात समझे? यही पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाह रहा था। तो यहाँ पर आपको क्या ज़रूरी है सर? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। पहला ज़रूरी है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा ज़रूरी है हाई टेम्परेचर, बात समझ में आ गई क्या? सेपरेशन बना देता हूँ दोनों के बीच में। ये दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं किसके लिए? इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए। बात समझे? इसी के साथ हमने कंप्लीट किए एग्जांपल्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। अब हम बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दो एग्जांपल्स पर। मैं हटता हूँ साइड में, आप इसको कॉपी कीजिए। क्लास, मैं इसका पार्ट 1 आज बना देता हूँ क्योंकि रात के 9:30 हो रहे हैं और अब सोने का वक्त भी हो रहा है। मेरी आंखें भी अब सोने के लिए बोल रही हैं, तो डे रूटीन को बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसका पार्ट 2 कल डाल दूँगा और इसके पार्ट 2 के साथ ही लेक्चर नंबर 3 भी अपलोड कर दूँगा। आज मैं इसका सिर्फ पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वादे के मुताबिक मुझे इसको आज रीशूट करके डालना था। कल तो ये नहीं हो पाया था शूट, मतलब शूट तो कर लिया था लेकिन 1 घंटा 6 मिनट की वीडियो में कहीं साउंड नहीं था। लेकिन आज वाले में मैंने कदम कदम पर साउंड को चेक किया है ताकि दिक्कत ना हो, इसलिए अब तक जितना वीडियो शूट हो पाया है वो हो पाया। बाकी काम मैं कल पक्का कर लूँगा, मतलब इसका पार्ट 2 कल आएगा और लेक्चर नंबर 3 की शूटिंग भी कल हो जाएगी और अपलोडिंग भी हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 में अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो इसी के साथ प्रेम से कहता हूँ जय श्री राम।